आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। बीआरएस एमएलसी की कविता को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिल सकी क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली शराब नीति मामले में अभी तक जवाब दाखिल नहीं किया है। अदालत ने मामले को 27 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया है। उनकी जमानत याचिका न्यायमूर्ति बीआर गवई और केवी विश्वनाथ की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई। सीबीआई और ईडी दोनों की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने अदालत को बताया कि जहां सीबीआई ने जवाब दाखिल किया है वहीं ईडी का हलफनामा पाइपलाइन में है और 1 सप्ताह का समय मांगा गया है। बीआरएस नेता ने 1 जुलाई को जमानत खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए 12 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की। वहीं अब मामले की सुनवाई 27 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसियों से जवाब दाखिल करने को कहा है। कविता की ओर से पेश हुए मुकुल रोहतगी ने कहा कि वह उस समय मामले में एकमात्र महिला आरोपी थी जिसमें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और आप नेता मनीष सिसोदिया दोनों को जमानत मिली थी। एक महिला के रूप में उन्हें धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 45 के तहत जमानत पाने का अधिकार है। यह आरोप लगाते हुए कि 40% किसानों को भी ऋण माफी का लाभ नहीं मिला है, बीआरएस ने 22 अगस्त को मंडल और निर्वाचन क्षेत्र के मुख्यालयों में राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है, जिसमें बिना किसी शर्त के सभी किसानों के लिए ऋण माफी की मांग की गई है। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामाराव ने कहा कि राज्य भर में बड़ी संख्या में किसान चिंतित हैं क्योंकि उन्हें कांग्रेस सरकार से ऋण माफी का लाभ नहीं मिल रहा है। एक तरफ मंत्री कह रहे थे कि 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ किया गया है, लेकिन मंत्री कह रहे थे कि अभी भी कर्ज माफी का पूरा काम नहीं हुआ है और कार्यक्रम जारी रहेगा। वहीं बीआरएस नेता ने पूछा कि वे किसानों को चिंतित और परेशान क्यों महसूस करा रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि कांग्रेस पार्टी ने चुनाव से पहले स्पष्ट तौर पर सभी को 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करने का वादा किया था। चुनाव के समय कृषि ऋण माफी का अनुमान 40,000 करोड़ रुपए था, लेकिन कैबिनेट ने केवल 31,000 करोड़ रुपए ही मंजूर किए थे। बजट में केवल 26,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई थी और केवल 18,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए और किसानों को अंधेरे में छोड़ दिया गया। तेलंगाना समाज के विभिन्न क्षेत्रों के बुद्धिजीवियों ने तेलंगाना सचिवालय के सामने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मूर्ति स्थापित करने की कांग्रेस सरकार की योजना पर अपना कड़ा विरोध व्यक्त किया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को संबोधित एक खुले पत्र में प्रोफेसर हरगोपाल, टंकासाला अशोक, अल्लम नारायण, गोरेतिरी वेंकन्ना और मल्लेपल्ली लक्ष्मैया जैसे उल्लेखनीय हस्तियों ने अपनी चिंता व्यक्त की है और तर्क दिया है कि यह निर्णय तेलंगाना के लोगों की सांस्कृतिक पहचान को कमजोर करता है। पत्र में इस बात पर जोर दिया गया है कि तेलंगाना तल्ली के मौजूदा मूर्ति क्षेत्र की संस्कृति, विरासत और गौरव का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। बुद्धिजीवियों का तर्क है कि इसे राजीव गांधी की प्रतिमा से बदलना सिर्फ एक स्मारक को हटाने का मामला नहीं है, यह तेलंगाना के लोगों की पहचान और भावना को मिटाने के प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है जिन्होंने राज्य के दर्जे के लिए बहादुरी से लड़ाई लड़ी। वे इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि तेलंगाना तल्ली भाषा, परंपराओं और आत्मसम्मान और स्वायत्तता के संघर्षों की सामूहिक स्मृति का प्रतीक है और इसे हटाना समुदाय के लिए बहुत हानिकारक होगा। उनका सुझाव है कि उनकी प्रतिमा को लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए अधिक उपयुक्त स्थान पर लगाया जा सकता है। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामाराव ने कहा कि उनके नाम पर कोई भी फार्म हाउस नहीं है और जनवाड़ा में फार्म हाउस उनके दोस्त का है। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामाराव ने आज सरकार को कांग्रेस नेताओं द्वारा किए गए अवैध निर्माणों को भी ध्वस्त करने की चुनौती दी। बीआरएस नेता ने आज एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान जनवाड़ा में जल निकायों के एफटीएल पर बने अपने कथित फार्म हाउस पर एक सवाल का जवाब दे रहे थे। रामाराव ने कहा कि मेरे नाम पर कोई फार्म हाउस नहीं है, मैंने अपने फार्म हाउस से जनवाड़ा में फार्म हाउस लीज पर लिया है। यदि यह एफटीएल में है तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि इसे ध्वस्त कर दिया जाए, लेकिन अधिकारियों को एफटीएल में कांग्रेस नेताओं द्वारा किए गए निर्माणों के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। वक्फ बोर्ड में संशोधन से जुड़े विधेयक पर विचार के लिए बनाई गई ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी की पहली बैठक गुरुवार यानी कल होनी है। यह संसद की संयुक्त समिति की पहली बैठक होगी। इस बैठक में अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। ये अधिकारी कमेटी के सदस्यों को बिल के जरिए लाए गए संशोधन की जानकारी देंगे। इस मीटिंग के लिए कानून मंत्रालय के अधिकारियों को भी बुलाया गया है जो मौजूदा कानून और नए कानून की जानकारी कमेटी के सदस्यों के सामने रखेंगे। केंद्र सरकार इस विधेयक को 8 अगस्त को लोकसभा में लेकर आई थी। इस पर विपक्षी दलों ने जमकर विरोध किया। इस विधेयक में कई सुधारों का प्रस्ताव है जिसमें मुस्लिम महिलाओं और गैर मुस्लिम प्रतिनिधियों के प्रतिनिधित्व के साथ राज्य वक्फ बोर्डों के साथ केंद्रीय वक्फ परिषद की स्थापना प्रमुख रूप से शामिल है।
अनुसूचित जाति व जनजाति आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ देश भर में विभिन्न संगठनों ने आज भारत बंद का आह्वान किया। बसपा समेत कई पार्टियां इस बंद का समर्थन कर रही है, जिसको लेकर आज बिहार और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में इसका असर देखने को मिला। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर फैसला सुनाते हुए कहा था, सभी SC और ST जातियां और जनजातियां एक समान वर्ग में नहीं है। कुछ जातियां अधिक पिछड़ी हो सकती हैं। उदाहरण के लिए सीवर की सफाई और बुनकर का काम करने वाले ये दोनों जातियां SC में आती हैं, लेकिन इस जाति के लोग बाकियों से अधिक पिछड़े रहते हैं। इन लोगों के उत्थान के लिए राज्य सरकारें SC/ST आरक्षण का वर्गीकरण कर अलग से कोटा निर्धारित कर सकती है। ऐसा करना संविधान के आर्टिकल 341 के खिलाफ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कोटे में कोटा निर्धारित करने के फैसले के साथ ही राज्य को जरूरी हिदायत भी दी। कहा कि राज्य सरकारें मनमर्जी से यह फैसला नहीं कर सकती, इनमें भी 2 शर्त लागू होंगी। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यही होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।